रिएक्शन मैकेनिज्म में एल्केन्स, उससे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म साइंटिफिक रूप से हम लोग पहले पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन को। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहला बात करेंगे आज एक चीज हम लोग पढ़े थे SN1 और SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन के बारे में हमने आपको बताया था कि कार्बोकैटायंस इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करता है। जो कार्बोकैटायंस इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब ये है कि वह कार्बोकैटायंस इंटरमीडिएट आपका जितना अल्काइल ब्रांचिंग बढ़ेगा, यानी अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग जितना बढ़ेगा उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा SN1 के केस में। जैसे ही वह SN2 में जाएगा तो उसका रिएक्टिविटी अल्काइल ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, घटता है, और अल्काइल ब्रांचिंग घटने से उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है SN2 रिएक्टिविटी। फिर तो सुनिएगा मेरी बातों को। हमने आपको पढ़ाया था SN1 एंड SN2 रिएक्टिविटी, तो हमने ये कहा था कि जो SN1 रिएक्टिविटी होता है इसका मतलब क्या होता है कि SN1 रिएक्टिविटी में रीअरेंजमेंट होगा। जब रीअरेंजमेंट होगा तो कार्बोकैटायंस जितना बढ़ेगा डिग्री उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा SN1 के केस में। और क्या बताए थे हम कि SN1 में जितना रिएक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए, यानी जितना आप बढ़ाते जाइएगा उसका रिएक्टिविटी उतना ही उसका स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। और अल्काइल ब्रांचिंग आप जितना बढ़ाइएगा, यानी जितना अल्काइल को आप ब्रांचिंग बढ़ा दीजिएगा डिग्री ऑफ कार्बोकैटायंस उतना ही इंक्रीज करेगा। यानी फिर से समझिएगा, लेकिन SN2 में जस्ट उल्टा होता है। SN2 में उल्टा होने का मतलब क्या है कि जितना अल्काइल ब्रांचिंग बढ़ेगा उसका स्टेबिलिटी घटेगा, जितना अल्काइल ब्रांचिंग घटेगा उतना ही उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा SN2 के केस में। लेकिन SN1 में जितना अल्काइल ब्रांचिंग बढ़ने से, अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग बढ़ने से उसका स्टेबिलिटी भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, SN2 रिएक्टिविटी। SN2 रिएक्टिविटी, अब SN2 रिएक्टिविटी किसका, अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग का। तो अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग का SN2 रिएक्टिविटी क्या होगा। सबसे पहले हम एक चीज लिखते हैं एग्जांपल के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड X। फिर लेते हैं दूसरा एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड आप लिख सकते हैं X। तीसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड CH3। और चौथा एग्जांपल हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड X बॉन्ड CH3। यानी आप देख सकते हैं कि जितने सारे जो आपका डिग्री ऑफ कार्बोकैटायंस जो बढ़ेंगे, यानी यहां से आप देखें तो अगर हम SN2 की बात करते हैं और SN1 का, तो सेम एग्जांपल को हम SN1 में बात करके आए हैं आपके सामने, और सेम एग्जांपल को हम SN2 रिएक्टिविटी में बात करके आ रहे हैं कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किसका न्यूक्लियोफाइलिक अटैकिंग सबसे ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें ज्यादा होगा, SN1 और SN2 रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा उस इंटरमीडिएट कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। कब, जब SN1 रिएक्टिविटी होगा तब। लेकिन SN2 में किसी तरीके का कार्बोकैटायंस इंटरमीडिएट प्रोड्यूस नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मतलब उसमें ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप का रीअरेंजमेंट मतलब वहां से रिमूवल एक ही साथ होता है। इसके कारण SN2 रिएक्टिविटी में कभी भी कार्बोकैटायंस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी नहीं देखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, SN2 में डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। SN1 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले लिविंग ग्रुप हटेगा, मतलब कार्बन लिविंग बॉन्ड को हटाएंगे पहले, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे। समझ गया ना, इस बात को याद रखना SN1 में। जबकि SN2 में साथ ही साथ होगा सारा काम, न्यूक्लियोफाइल भी हटेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक भी होगा और लिविंग ग्रुप भी हटेगा एक ही साथ SN2 में। भाई दिखाते हैं सेम एग्जांपल का SN1 में रिएक्टिविटी हमने दिखाया था आपको, और सेम एग्जांपल का SN2
अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग। आप लोग पढ़ गए हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है वो कार्बन अल्फा कहलाता है, मींस ये अल्फा कार्बन है, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन ये अल्फा है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन ये अल्फा है। तो हमें अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ अल्फा से मतलब है, बीटा उटा से मतलब नहीं है हमें। तो यहां पे क्या करेंगे, इसके जस्ट बगल में कार्बन अल्फा ये है, ठीक है। तो जब अल्फा है इसका मतलब है कि अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हमने कहा था कि SN1 में जितना अल्फा का अल्काइल ब्रांचिंग आप बढ़ाइएगा उतना उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। किस केस में, SN1 के केस में। बट SN2 के केस में आपका रिएक्टिविटी जब भी होगा तो किसका होगा, जिसमें अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग छोटा होगा, क्योंकि SN2 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। आपको दिखा बताए हम। तो आइए सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराते हैं, और उससे पहले कि हम कार्बोकैटायन से इंटरमीडिएट बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग है, तो यहाँ X बॉन्ड CH3 है, यानी इस कार्बन के पास CH3 का कोई ब्रांच लगा हुआ नहीं है। जब ब्रांच लगा हुआ नहीं है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले यहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा ना, सारे कार्बोन से लिविंग ग्रुप बढ़ेगा। लेकिन ये ऐसा SN2 एक्टिविटी है जिसमें ओनली ट्रांजिशन स्टेट जाता है। कैसा स्टेट जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो कैसा जाएगा, तो देखिए यहां से न्यूक्लियोफाइल सेम टाइम अटैक करेगा, C जहां पर है लिविंग ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड X, यहां पे कितना हाइड्रोजन, 3, तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन डाल दीजिए। इसका लिविंग ग्रुप कौन है, X ना, तो X ग्रुप भी डॉटेड लाइन से लिविंग ग्रुप रहे, यानी X हाइड्रोजन ग्रुप। अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो A लिखते, लेकिन हाइड्रोजन है तो X ही लिखेंगे। चलिए देखिए, तो एक कैसा स्टेट आपको मिला, ट्रांजिशन स्टेट मिला, यानी इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है, और कौन, लिविंग ग्रुप यानी X ग्रुप बाहर होगा। तो इसमें इस कार्बन के पास, जिसके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, उसका अल्काइल ब्रांचिंग क्या है, छोटा है, मतलब अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो इसका रिएक्टिविटी SN2 के केस में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। अब आइए अगला बात करते हैं। देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसमें देखिए क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, ट्रांजिशन स्टेट लिखा है हम। ये रिएक्शन किस स्टेट में चला गया, ट्रांजिशन स्टेट में, मतलब एक स्टेप पाथवे को फॉलो करेगा, एक ही बार न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एक ही बार आपका वहां से लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो ये कैसा स्टेट में जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्शन का रेट क्या होता है, फास्ट होता है। इंटरमीडिएट स्टेट में रिएक्शन का रेट क्या होता है, स्लो होता है, इंटरमीडिएट स्टेट वाले में। तो अब देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपको, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो C, अब देखिए तो इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप। इसका मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड H, और क्या, सिंगल बॉन्ड यहां पे आपका CH3, और क्या लगाएंगे, X ग्रुप जो कि न्यूक्लियोफाइल है। ये भी ट्रांजिशन स्टेट को शो किया, यानी जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका ट्रांजिशन स्टेट क्या करेगा, शो करेगा, यानी ये रिएक्शन किस स्टेट में जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। यहां देखिएगा आप, इसको आप लेके आइए, न्यूक्लियोफाइल C सिंगल बॉन्ड, देखिए इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1, जिससे लिविंग ग्रुप अटैच है उसका पास हाइड्रोजन कितना है, 1, अल्फा कार्बन के पास 1, इसके पास CH3 कितना है, 2 CH3 है, याद रखना है, सिंगल बॉन्ड CH3 और कौन अटैक कर रहा है, X हाइड्रोजन ग्रुप। ये सारा स्टेट कहां गया, ट्रांजिशन स्टेट में चला गया। ये रिएक्शन कहां चला गया, ट्रांजिशन स्टेट में। जब ट्रांजिशन स्टेट में गया इसका मतलब है कि आप तीसरे वाले की आ रही है, एक आपको दिखे न्यूक्लियोफाइल C सिंगल बॉन्ड CH3
और एक्स ग्रुप, यानी ये कैसा स्टेट में गया, ट्रांजिशन स्टेट। तो अब देखिए, तो यहां अल्काइल ब्रांचिंग ज्यादा है, यहां भी अल्काइल ग्रुप है, यहां भी अल्काइल ग्रुप है, यहां भी अल्काइल ग्रुप है। तो इस कार्बन का अल्काइल ब्रांचिंग ज्यादा हुआ, मतलब अल्काइल ग्रुप बढ़ा, यानी इस अल्फा कार्बन का अल्काइल ब्रांचिंग बढ़ा। तो अल्काइल ब्रांचिंग बढ़ेगा तो SN1 बढ़ेगा, अल्काइल ब्रांचिंग घटेगा तो SN2 बढ़ेगा, याद रखना है। तो अब देखिए, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या किया, अटैक किया, किसके ऊपर, 3 डिग्री कार्बन के ऊपर, यानी 3 डिग्री अल्फा कार्बन के ऊपर कौन अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल। और रिमूव कौन हुआ, लिविंग ग्रुप, यानी हाइड्रोजन ग्रुप। देखिए आप, जब भी लिविंग ग्रुप पहले हटता तब कार्बोकैटायंस इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता, लेकिन आपने देखा कि लिविंग ग्रुप और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साथ साथ अटैक कर रहा, इसके कारण कभी भी अटैकिंग पॉसिबल वहां पे होगा तब ओनली ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो आइए आप बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट में गया, यानी अब इस स्टेबिलिटी को हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे ज्यादा SN2 के अनुसार कौन आएगा, फर्स्ट ग्रेटर देन, सेकंड ग्रेटर देन, थर्ड ग्रेटर देन, फोर्थ, यानी ये रिएक्शन SN2 रिएक्टिविटी के अनुसार आएगा। तो SN2 रिएक्टिविटी के अनुसार आएगा, तो फर्स्ट ग्रेटर देन, सेकंड ग्रेटर देन, थर्ड ग्रेटर देन, फोर्थ। अब इसको लिखिए जल्दी, इसके बाद फिर बात करेंगे। एक्टिविटी के अनुसार आपने देखा, और SN2 एक्टिविटी के अनुसार अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि उसमें कई तरीके का एलिमिनेशन होता है, एक अल्फा एलिमिनेशन होता है, एक बीटा एलिमिनेशन होता है, एक गामा एलिमिनेशन होता है। तो 3 तरीके का एलिमिनेशन रिएक्शन को शो किया जाता है, एलिमिनेशन पाथवे को शो किया जाता है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये हम बात करते हैं आपके सामने और आपको दिखाते हैं। सबसे पहला एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, कैसे क्या हम करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, वो हम बात करते हैं, दिखाते हैं आपको उसके बारे में, एलिमिनेशन पाथवे क्या होता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहला एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला एलिमिनेशन रिएक्शन को देखेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है इसके बारे में एलिमिनेशन रिएक्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में। आइए दिखाते हैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन हम कहते हैं किसको है, दो देखते हैं। कहा है पहला एलिमिनेशन पढ़ेंगे 1-1 और अल्फा एलिमिनेशन। 1-1 और अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, 1-1 और अल्फा एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपका 1-1 और अल्फा एलिमिनेशन में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे CH क्या है, X3, इसका नाम है ट्राइहेलो कार्बेन। ट्राइहेलो कार्बेन इसको बोल सकते हैं।
या इसी को बोल सकते हैं हेलो फॉर्म। इसी को क्या बोल सकते हैं आप? हेलो फॉर्म। अब देखिएगा, इसको अगर हम बेस के साथ हीट करते हैं, बेस के साथ इसको क्या करते हैं? हम हीट करते हैं। जैसे ही इसको हीट करेंगे तो ये CH2 और कार्बीन में बदल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा डाइहैलोकार्बीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइहैलोकार्बीन। यानी ट्राइहैलोकार्बन बेस के साथ जब हीट होता है तो क्या बनाता है? CH2, यानी ये बना डाइहैलोकार्बन। तो जब डाइहैलोकार्बन बना, इसका मतलब है कि ये पूरा कंपाउंड कार्बन हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो क्या करते हैं हम लोग? बॉन्ड पेयर देखते हैं इसके लिए। तो बॉन्ड पेयर का मतलब क्या? कि सिग्मा बॉन्ड। तो कितना बॉन्ड पेयर है इसके पास? 2, यानी C एक लोन पेयर है, बॉन्ड H बॉन्ड H। तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और एक और जो देख रहे हैं आपके लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर का मतलब 2, सी लोन पेयर का मतलब 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। जब sp2 हुआ, इसका मतलब कितना परसेंटेज करेक्टर? 33.3% इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया इसका। इसका मतलब यह है कि ये जो ट्राइहैलोकार्बन जो है, उसको हम बेस के साथ हीट करेंगे तब क्या बनेगा? CH2, यानी डाइहैलोकार्बन हो गया। अब X के जगह, जो X है इसके जगह हम रख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन। ये दोनों मोर रिएक्टिव होता है। SN1 और SN2 रिएक्शन के लिए ये दोनों का रिएक्टिविटी फास्ट होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। किस फॉर्म में? अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन के केस में, यानी अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के केस में SN1 और SN2 रिएक्टिविटी इसके लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है। किसके लिए? हाइड्रोजन ग्रुप में क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि 1-1 एलिमिनेशन क्या है, यानी अल्फा एलिमिनेशन क्या है? अल्फा एलिमिनेशन मींस होता है कि जो हमें कार्बीन बना के देगा। कोई भी हमसे पूछता है कि 1-1 एलिमिनेशन क्या होता है, तो कहिएगा कि 1-1 एलिमिनेशन जस्ट लाइक होता है अल्फा एलिमिनेशन। और अल्फा एलिमिनेशन को अगर हम बीटा के केस में हीट करेंगे, मतलब बेस के केस में हीट करेंगे बेस के प्रेजेंस में, तो वह बेस आपको क्या बना के देगा? हमें कार्बीन बना के देगा, जिसका कार्बीन का फॉर्मूला होता है CH2 एक लोन पेयर। मतलब ये कि कोई हमसे पूछता है कि कार्बीन को अगर डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? कार्बीन को डिफाइन करेंगे स्पेसीज व्हिच है 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर को आप लिख सकते हैं 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 1 लोन पेयर को आप क्या लिख सकते हैं? 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड विथ कार्बन इज कॉल्ड कार्बीन। फिर से सुनिएगा मेरी बात। स्पेसीज व्हिच है 1 लोन पेयर को आप लिख सकते हैं 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड विथ कार्बन। किसके साथ? कार्बन के साथ। इज कॉल्ड कार्बीन। कार्बीन का ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2, क्योंकि एक इसके पास लोन पेयर होता है और क्या होता है? 2 सिग्मा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, 33.3% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। अब इसका मतलब यह है कि इसका जो रिएक्टिविटी होगा कार्बीन का 1-1 और अल्फा एलिमिनेशन के केस में, वह आपका एलिमिनेशन पाथवे को फॉलो करेगा, E2 पाथवे को फॉलो करेगा और E1 पाथवे को। जैसे इससे पहले बात करते थे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था तो SN1 और SN2 रिएक्शन होता था, लेकिन अब एलिमिनेशन रिएक्शन है, मतलब एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, तो वहां पे कैसा रिएक्शन कहलाएगा? E2 एंड E1। यानी अब यहाँ पे मीनिंग बदल जाएगा, पाथवे अब बदल जाएगा।
अब पहला वाला पाथवे को फॉलो नहीं करेगा। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था तो SN1 और SN2 होता था, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। अब यहाँ आप पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में पाथवे जो फॉलो किया जाएगा वह E2 और E1 के नाम से फॉलो किया जाएगा। E2 जो होगा जस्ट लाइक SN2 वाला होगा, E1 जो होगा जस्ट लाइक SN1 वाला होगा। बस वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था इसलिए SN1 और SN2 कहते थे। यहाँ हम लोग का एलिमिनेशन होगा, मतलब बेस के साथ कोई भी हाइड्रोजन जो होगा यानी बीटा हाइड्रोजन जो होगा वह एलिमिनेट होकर के बाहर हो जाएगा, हट जाएगा। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटना, समझ गए। आगे बात करते हैं। सबसे पहले ट्राई हाइड्रोजन को यानी हम हेलो फॉर्म को हीट करेंगे बेस के प्रेजेंस में। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि सर बेस कैसा होगा, नॉर्मल बेस कि क्राउडेड बेस। अब क्राउडेड बेस का मतलब हम आपको समझाते हैं, मतलब जिस कार्बन के पास बेसिक नेचर है, ऑक्साइड नेचर है, उसके पास अल्काइल का ग्रुप जितना बढ़ेगा, फिर से सुनिए मेरी बात को, हमने कहा कि जिस कार्बन के पास ऑक्साइड है और उसके पास जितना अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है यानी CH3 ग्रुप बढ़ रहा है, तब वह बेस क्राउडेड बेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अल्काइल ग्रुप का बहुत ज्यादा सा भीड़ है, बहुत ज्यादा जमावड़ा है, इसके कारण वह बेस नॉर्मल बेस नहीं कहलाएगा, वो बेस क्राउडेड कहलाएगा। तो ये जो बेस होगा ना वह नॉर्मल बेस होगा, क्राउडेड बेस नहीं होगा, है ना। तो ये नॉर्मल बेस हम लोग लिखे हैं। क्राउडेड बेस का मतलब होता है कि CH3 ग्रुप के साथ ऑक्साइड ग्रुप मतलब ऑक्सीजन एटम रहेगा, तब वह क्राउडेड बेस कहलाएगा। वो एंटी सेडजिप्स के लिए होता है, सेडजिप्स के लिए वो नहीं होता है। आइए तो बेस है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो CH3X बेस हो गया, इसके प्रेजेंस में आपने हीट किया तो क्या दिया, कार्बन। तो इस तरीके का फॉर्मेशन को, इस तरीके का प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1,1 और अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम इसके बाद पढ़ाते हैं 1-2 एलिमिनेशन, यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन हम आपको पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। पहले तो अल्फा पढ़ा लिए, अब बीटा एलिमिनेशन पढ़ाएंगे, फिर गामा एलिमिनेशन पढ़ाएंगे। आप जल्दी लिखिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला इसमें कि 1-1 एलिमिनेशन तो हमने देखा आपको। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बीटा एलिमिनेशन, मतलब 1-2 और बीटा एलिमिनेशन। 1-2 और बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा, जो देखिएगा आप लोग 1-2 और बीटा एलिमिनेशन क्या होता है। सबसे पहला हम बात करेंगे 1-2 और बीटा एलिमिनेशन किसे कहते हैं, ऐसा पाथवे को फॉलो करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दिखाते हैं आपको दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन 1-2 1-2 और एलिमिनेशन पाएंगे आपको 1-2 और बीटा एलिमिनेशन। 1-2 और बीटा एलिमिनेशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 1-2 और बीटा एलिमिनेशन सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1-2 और बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, किसे कहते हैं 1-2 और बीटा एलिमिनेशन। दिखाते हैं आपको। सबसे पहला देखिएगा आप लोग, जैसा मैंने कहा C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H की जगह हम क्या कर रहे हैं, X कर रहे हैं। देखिए पहले वाले जो X था उसके जगह हमने हाइड्रोजन ग्रुप डाल दिया, यहाँ भी जो H था कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, अब इसकी जगह हमने H लिखा। अब दोनों कार्बन एल्केन डेरिवेटिव से रिलेटेड है, मतलब ये जो दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड है
वह एल्केन के थ्रू है, यानी सैचुरेटेड कार्बन के थ्रू है। तो कोई भी सैचुरेटेड कार्बन क्या होगा, इसका मतलब है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब उसमें अल्फा और बीटा का केस पॉसिबल हो, अल्फा और बीटा ओनली पॉसिबल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में, ठीक है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा है, तो ये जो अल्फा कार्बन है वो 4 बॉन्ड रख रहा है अपने पास, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड कंसीडर कर रहा है, 1 2 3 4। तो जो 4 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। जब sp3 होता है इसका मतलब क्या होगा कि वह जो sp3 है इसका मतलब है कि वह एल्केन डेरिवेटिव से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एल्केन से। सेम है जिसके पास भी 4 सिग्मा बॉन्ड रखा है, 1 2 3 4 सिग्मा रखा है। चलिए तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इस कैरेक्टर जो होता है वह 25% होगा। कितना परसेंट होगा, 25%। 25% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसका, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का, यानी एल्केन डेरिवेटिव से चलता है। तो अगर हम इसको बेस के साथ हीट करेंगे, किसके साथ हीट करेंगे, बेस के साथ। जैसे ही हम इसको बेस के साथ हीट करेंगे तो ये क्या होगा, एक एलिमिनेशन पाथवे को फॉलो करेगा, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होगा। तो क्या करेगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे अल्फा एलिमिनेशन है तो ये बनाएगा ऐसा प्रोडक्ट C बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C प्लस, देखिए यहां से विद द हेल्प ऑफ बेस बीटा देंगे, तो बीटा देने के बाद ये बीटा हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, बाहर भाग जाएगा। हम मैकेनिज्म आपको आगे सिखाएंगे, फिलहाल अभी पढ़ा देगा। फिर यहां निकला बीटा और 8, बेस से बीटा हम लोग निकाल लिए। ये जो बेस बीटा जो लिखा है ना वो बेस है, याद रखना है, बीटा क्या है, बेस है। तो बीटा को हम लोग इस बीटा हाइड्रोजन को दिए, अल्फा और बीटा हो गया, तो बीटा हाइड्रोजन हो गया। अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा है, तो बीटा से हाइड्रोजन अटैच है, तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा किसके साथ, बेस वाले के साथ। इसलिए हमने इसको लिखा बीटा H और प्लस X ग्रुप, यानी हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो गया, बाहर। ये हाइड्रोजन किसके थ्रू बाहर हुआ, बेस के थ्रू, मतलब बेस के मदद से हम बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिए। और बीटा हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था, कार्बन वाला बॉन्ड, वह कार्बन कार्बन को दे दिया, कार्बन कार्बन को दिया, जैसे ही डबल बॉन्ड बन गया, उसके बाद क्या किया, बीटा H फिर X ग्रुप बाहर निकाल लिए। अब आइए आपको दिखाते हैं मैकेनिज्म, इसका हम आपको दिखा रहे हैं। मैकेनिज्म क्या समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड H, यही है ना। तो देखिए बेस के प्रेजेंस में आप उसे क्या करना है, हीट करना है। तो जैसे ही बेस के प्रेजेंस में इसे आप हीट करिएगा, तब बेस से हम बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं। बेस से किसको निकालते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा और ये क्या हो गया, बीटा। तो जैसे ही हम बीटा को देंगे विद द हेल्प ऑफ बेस, इसको हम दिया हाइड्रोजन को, तो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ऐसे क्लीवेज होगा। तो कार्बन चार को उससे ज्यादा नहीं बनाता, क्या करना है, तो ये बॉन्ड हमारा कैसे क्लीवेज होगा, लीविंग ग्रुप बाहर होगा। तो देखिए क्या होगा, बीटा H यानी बेस अटैक कहां किया, बीटा हाइड्रोजन पर। तो बीटा हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज कहां हुआ, कार्बन कार्बन के पास, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज हो गया। तो यहां से क्या मिल गया आपको, बीटा H। तो सबसे पहले देखिएगा कार्बन कार्बन, ये वाला बॉन्ड ले लिया कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, बीटा और H, तो प्लस क्या हो गया, बीटा H प्लस यहां से क्या निकला, हाइड्रोजन ग्रुप। कब, जब बीटा कार्बन का बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेकर के बना लिया, यानी अल्फा और बीटा कार्बन बॉन्ड बनाया आपस में, तब डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ। तो दिस प्रोडक्ट इज एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट कहलाया, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। इस प्रोडक्ट को हम लोग कैसा प्रोडक्ट बोलते हैं, एलिमिनेशन प्रोडक्ट।
और एक ऐसा रिएक्शन कहलाया एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी प्लस एक्स को हाइड्रोजन ग्रुप बाहर रखते हैं। तो यही इसका मैकेनिज्म है। अब इसी मैकेनिज्म को हम दो पाथ में आपको लेके चलेंगे, एक E1 के पाथ में और दूसरा E2 के पाथ में। ये तो हमने डायरेक्ट आपको मैकेनिज्म सिखा दिया, लेकिन अब हम आपको रिएक्शन का पाथ बना बना के सिखाएंगे, अलग अलग पाथ बनाएंगे। एक E1 पाथ में लेके चलेंगे आपको, दूसरा E2 पाथ में आपको लेके चलेंगे। समझ गया ना? तो आप इसको जल्दी लिख लीजिए, फिर हम बात करेंगे। यानी ये मेरा कौन सा एलिमिनेशन है, 1 2 और बीटा एलिमिनेशन। देखिए तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला अल्फा और इसके जस्ट बगल वाला बीटा। अब इसको आप 1 2 के नाम से भी जान सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन अल्फा कहलाएगा, तो 1 हो गया, और उसके जस्ट बगल वाला ये 2 हो गया, तो इसको हो गया 2 पर बीटा और 1 पर अल्फा। इसलिए 1 में पहले हम पढ़ा चलाए हैं, और यहाँ पे आपको कहा है कि 1 पर अल्फा होगा, 2 पर बीटा होगा, तो इसको बोलते हैं 1 2 और बीटा एलिमिनेशन। कैसा प्रोडक्ट देता है? एलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है। कैसा पाथवे फॉलो करेगा, ये तो हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। दो पाथवे इसमें भी हम आपको सिखाने वाले हैं, एक E1 के नाम से, दूसरा E2 के नाम से, क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए E1 E2 पाथवे फॉलो करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन पढ़ते तो SN1 और SN2 पढ़ते, जो कि हम लोग पढ़ के आए हैं। इसको जल्दी छापिए, फिर बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, कौन से चलिए दिखाते हैं आपको हम क्या करना है, हमें आगे बात करना है। हमने आपको दो चीज सिखाया, 1 1 का मतलब अल्फा एलिमिनेशन, 1 2 का मतलब बीटा एलिमिनेशन। दोनों में आपने देखा 1 1 में आपने देखा कि कार्बेन बना अल्फा एलिमिनेशन में, और 1 2 में आपका क्या बना, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना। यानी हमें पाथवे जो फॉलो किया जाएगा वह एलिमिनेशन रिएक्शन का ही हमेशा फॉलो किया जाएगा। यानी हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट पाथवे, ए एलिमिनेशन पाथवे या एलिमिनेशन रिएक्शन। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वह आपका हम लोग 1 2 और अल्फा बीटा एलिमिनेशन को ही पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब इंपॉर्टेंट जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कौन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। हम लोग देखते हैं क्या, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा लेते हैं, उसके बाद एक लाइन हम नोट में लिखेंगे, उसके बाद पाथवे आपको सिखाएंगे अलग अलग। चलिए बात करते हैं, अब हम पढ़ाते हैं 1 3 और गामा एलिमिनेशन। 1 3 और गामा एलिमिनेशंस। 1 3 और गामा एलिमिनेशंस क्या होता है इसके बारे में वेरी सिंपल, बहुत लॉजिकल ही है। आइए क्या करें, CH2 सिंगल बॉन्ड Br, X के जगह Br यूज कर लिया, आप X भी यूज कर सकते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, इसको आप 2 बीटा हाइड्रोजन मतलब 2 मोल हाइड्रोजन के केस में इसको हीट करना है। आप 2 मोल हाइड्रोजन के केस में इसे क्या करना है, आप हीट कर रहे हैं। किसको, 1 3 और गामा एलिमिनेशन। अब पूछे सर 1 3 और गामा एलिमिनेशन का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, 1 और 3 लिख रहे हैं और करके आप गामा एलिमिनेशन आप लिख रहे हैं, क्या मतलब आपका है? तो कुछ नहीं मतलब है बाबू, वेरी सिंपल। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, तो आपके दिमाग में फिर सवाल चला सर फंक्शनल ग्रुप तो Br है तो इधर भी है CH2 से। आप सर आगे बढ़ के देखिएगा तो
तो दोनों साइड से कहीं से डिसाइड कर सकते हैं, अल्फा इधर से भी ले सकते हैं, अल्फा इधर से भी ले सकते हैं। लेकिन जब एक साइड अल्फा मान लिए तो फिर दोनों साइड अल्फा मानने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो कुछ बच्चे के दिमाग में सवाल चलेगा, सर आप तो यहाँ लिख दिए सर बी आर, यहाँ लिख दिए भी बी आर, ये तो आप जान रहे हैं सर, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसके जगह हमने क्लोरीन डाल दिया सर। ठीक है, आपने कलाकारी कर दिया, इसके जगह सर हमने क्लोरीन डाल दिया, ब्रोमीन नहीं डाला, क्लोरीन डाल दिया सर। तो जब क्लोरीन हम सर डाल दिया, इसका मतलब क्या है सर, क्लोरीन जब हम जैसे ही डालेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि अब इस केस में अल्फा बीटा हमें डिसाइड नहीं होगा। आपने कलाकारी किया, क्या कलाकारी किया, आपने क्या किया कि Br ग्रुप और क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो सर हम एक ब्रोमीन को हटा करके क्लोरीन डाल दिए, तब सर हम अल्फा बीटा किधर से डिसाइड करेंगे। तो अल्फा बीटा यहाँ डिसाइड नहीं होगा। फिर पूछिए क्यों, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अल्फा बीटा डिसाइड करने के लिए बोथ साइड फंक्शनल ग्रुप सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तब अल्फा बीटा आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जब अल्फा बीटा आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप का जो रिएक्टिविटी होगा उसमें अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। कब, जब आप पता नहीं कर पाएंगे तब। तो आइए दिखाते हैं। अब हम लोग मिटा दिए, बोथ साइड सेम होना चाहिए, तो अल्फा इधर से ले सकते हैं, अल्फा इधर से ले सकते हैं। तो आइए देख रहे हैं अल्फा बीटा गामा। अब देखिए क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन के केस में आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब 1,3 का मतलब आपको समझाना चाह रहे हैं, तो जिसको अल्फा माने हैं उसको पहला कार्बन मानिए, उसको मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अल्फा आप इधर से डिसाइड कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो तो हो 1 इलिमिनेशन पढ़ा के लाए, 1 2 इलिमिनेशन भी पढ़ा के लाए, 1 2 पर बीटा इलिमिनेशन हो रहा है, 1 3 पर गामा इलिमिनेशन हो रहा है, जो लास्ट होगा उसको बोलेंगे गामा इलिमिनेशन। तो 1 3 हो गए यानी गामा इलिमिनेशन। अगर 2 पर होता तो बीटा इलिमिनेशन होता, 1 1 पर होता तो क्या होता, अल्फा इलिमिनेशन होता। तो अल्फा इलिमिनेशन में क्या देखा आपने, कार्बन का फॉर्मेशन। बीटा इलिमिनेशन में क्या देखा, डबल बॉन्डेड कार्बन बना, और क्या बना। अब गामा इलिमिनेशन आपको दिखाते हैं। तो 2 मोल हाइड्रोजन के साथ इसको जैसे ही हम हीट करेंगे, यहां से मेरा दोनों ब्रोमीन ग्रुप बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद आप देखिए इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री हुआ, इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री हुआ, दोनों कार्बन अपना बॉन्ड फ्री कर लिया, वैलेंसी फ्री कर लिया। तो दोनों क्या देगा, साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएगा। दोनों कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, साइक्लिक प्रोडक्ट, रिंग का प्रोडक्ट। कैसे, देख लीजिए CH2 CH2, इससे जो बॉन्ड है CH2, इससे जो बॉन्ड है CH2। अब रही बात बॉन्ड खाली करने, तो इसका भी वैलेंसी आपने फ्री किया हुआ है, इसका भी वैलेंसी आपने फ्री किया हुआ है। अब दोनों वैलेंसी फ्री है, तो दोनों कार्बन एक दूसरे कार्बन को कॉल किया, कहा कि मेरा भी वैलेंसी फ्री है, आपका भी वैलेंसी फ्री है, हम दोनों मिलकर के क्या बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कोई रिएजेंट है ही नहीं, कोई अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी फ्री क्यों रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे, दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, तो देखिए तो कैसा बॉन्ड बन गया, साइक्लिक यानी साइक्लोप्रोपेन। कैसा रिंग बना, साइक्लोप्रोपेन का रिंग बन गया। जब साइक्लोप्रोपेन का रिंग बना यानी ऑल किस डेरिवेटिव से बिलोंग कर रहा है, अल्केन डेरिवेटिव से, यानी सैचुरेटेड कार्बन कहलाएगा। जब सैचुरेटेड कार्बन कहलाएगा तो ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट कहते हैं इसको जी, साइक्लिक प्रोडक्ट, यानी रिंग का प्रोडक्ट मिल गया हमें। तो ये कैसा मिला, प्रोपेन यानी रिंग का प्रोडक्ट, प्लस इसके में बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसका बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए कुछ नहीं, बाई प्रोडक्ट वेरी सिंपल, यहां से 2 ब्रोमीन और यहां से 2 हाइड्रोजन, तो 2 मोल क्या मिल जाएगा, HBr, 2 मोल HBr बाहर आ गया। देख लीजिए
अब देखिए इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो क्या बनाइएगा, कितना कार्बन है, 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो कार्बन लिखेंगे हम लोग इसको, 3 गो कार्बन लिखेंगे इसको, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब क्या, C3, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन हो गया C3। हाइड्रोजन की संख्या कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन की संख्या आपका, हाइड्रोजन की संख्या आपका कितना है यहाँ पे, 2 2 4 2 6, यानी CH6, 3H6, यानी एक ऐसा यूनियन आपको साइक्लोप्रोपेन का कब, जब 1 और गामा एलिमिनेशन होगा तब, 1 3 और गामा एलिमिनेशन होगा तब। यानी हम कह सकते हैं कि मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा होता है, बीटा एलिमिनेशन। तो हम लिखेंगे क्या, नोट में एक पॉइंट हम लिख के देंगे आपको, नोट में एक पॉइंट लिख के देंगे कि मोस्ट यानी इंपॉर्टेंट elimination reaction are important elimination reaction are beta elimination reaction, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन कौन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन कौन है आपका, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट, मोस्ट में नहीं लगा सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन आर बीटा एलिमिनेशन, गामा और यहां लिखेंगे नॉट अल्फा एंड गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा और गामा एलिमिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। उसको आप जल्दी लिखिए, फिर हम बात करेंगे पाथवे को फॉलो कराएंगे, और पाथवे को जो फॉलो कराएंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे क्या है 1 3 और गामा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है।